जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 2 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गाइज चलिए, हम जो है वो सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये है हमारे ज्ञान सर गाइज, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीबीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये है गाइस आज के पूरे टॉपिक्स, और टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठे हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो अरे यार, मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया करंट अफेयर्स लिखकर। बहुत बढ़िया, अश्विनी शर्मा, अंजलि, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। प्रीति मिश्रा, बढ़िया। और आप सभी लोग आंसर्स भी लिख रहे हो। प्रीति मिश्रा, श्रेया तिवारी, ईशा, आयुष गुप्ता, श्रेया तिवारी, वेरी गुड यार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू यार सभी लोग। सपोर्ट भी कर रहे हो, आंसर्स भी लिख रहे हो, बहुत बढ़िया यार। सृष्टि यादव, सृष्टि यादव, अच्छा, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं। बस मैं पता ये जानना चाह रहा था कि कितने लोग जो है वो देख रहे हैं लेक्चर्स को। ऋषभ, हाँ जी हाँ जी, बीएलएल का मतलब यही है, ब्लड लेट लेवल। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। बहुत बढ़िया है ऋषभ पांडे, बहुत बढ़िया। ऐसी बस कंटिन्यूटी गाइस सभी मेंटेन करो। गोल्डी एलेक्स, आयुषी सिंह, बहुत शानदार है। अभिषेक मिश्रा ने जो है सब्सिडी के बारे में मेंशन किया है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग, कुलदीप चौहान, बहुत बढ़िया लगता है कि आप लोग जो है वो, आशीष प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू यार। थैंक यू सभी लोग, शगुन सिंह, प्रियंका पाठक, इल्मा, वेरी गुड यार। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि भाई कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। पायल भारती, प्रिया यादव, आज तो मजा ही आ गया यार ये देखकर। और कल मैं गया था गाइस महाकाल, जो है वो दर्शन करने के लिए। तो मैंने वहां पर ये भी दुआ मांगी है कि मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा हूं उनका भी जो है वो पूरा बेनिफिट हो। मतलब आप लोग की मैं तैयारी करवा रहा हूँ तो मतलब मैं आपसे जो है वो जुड़ा हूँ, तो आपका भी जो है बेनिफिट हो, सब पर कृपा जो है बनी रहे ऊपर वाले की। बहुत बढ़िया, पायल भारती, खुशबू यादव, 3 मार्च से फॉलो कर रही हूँ, पेड कोर्स लिया है, बट मुझे आरओ एआरओ का पेपर देना है सर। करंट का क्या करें? खुशबू, करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो आप कवर अप जो है वो करिए। प्लस पता है क्या होता है कि जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स होते हैं ना, फैक्चुअल वाले, क्या क्या जो जो घटना घटी है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक और लेक्चर जो है प्रोवाइड किया जाता है। वो मेरे ख्याल से दूसरी फैकल्टी जो है वो लेक्चर लेते हैं, तो आप एक बार ये इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो यार। तो वो आपको जो है बता देंगे कि कौन सी चीजें आपको जो है वो कवर अप करनी है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए कई बार आपको वो सब भी कवर अप जो है वो करना पड़ता है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वन डे वन लाइनर वाली होती है ना, तो वो सब। थैंक यू खुशबू आदत, तुझे मैंने बताया है वो आप कवर अप करिएगा। सर 2025 पीसीएस का पेपर देना है, कब तक का करंट अफेयर? देखो यार, अब चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एटलीस्ट 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। एटलीस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में आप देंगे तो जिस महीने में आपका एग्जामिनेशन है, राइट, जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी का आपका एग्जाम है 25 मई को, है ना? तो उससे वहां तक, मतलब 25 मई से 1.5 साल पुराने, यानी कि 2024 तो आपको कवर अप करना ही करना है। 2025 की ये मई तक के करंट अफेयर्स, और थोड़ा सा क्वार्टर, 2-3 महीने पुराने। वैसे अगर 2024 जनवरी से भी करोगे तो भी चलेगा। तो अगर अभी आप जो भी 2025 में एग्जाम दे रहे हो या फिर इवन 26 में भी दे रहे हो, ट्राई करो कि 2024 जनवरी से पूरे करंट अफेयर्स कवर करने की, राइट। और काफी सारी बुकलेट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल होती हैं, जिसमें पूरे ईयरली करंट अफेयर्स एक साथ अवेलेबल होते हैं, मार्केट में भी मिलती है। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैच में हैं तो वो भी वहां पर भी आपको जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि बैच में हो आप तो आपको कुछ प्रॉब्लम, कंटेंट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको जो है वो रेडीमेड रेडी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, और मजा आ गया यार आप लोगों के आंसर देख के, थैंक यू सो मच। मैं पता है वही मैं देखता था कि इतने सारे लोग तो देख रहे हैं बट कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो आई नो वेरी वेल कि आप लोग कमेंट नहीं करते बट आप रेगुलर हो। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि हाँ भाई आप लोग सब लोग मेरे साथ जुड़े हो। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, चलो इसी जोश के साथ जो है वो हम सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो चलो पहले टॉपिक को जो है वो कवर अप करेंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन विद्यालय की जो कभी भारत का एक महान शिक्षण केंद्र हुआ करता था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा के जैसे ही एक और विश्वविद्यालय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अब दोबारा जीवित होने जा रहा है। क्या है इसका इतिहास, क्या है इसकी विशेषताएं, और आज के समय में इसको फिर से खड़ा करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये पूरे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग टुकड़ों में समझेंगे। तो पहले मैं आपको रीसेंट न्यूज के बारे में समझा दूं, अभी सिर्फ सुनो है ना, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी रेजुविनेशन हो रहा है, मतलब कि पुनरुद्धार जो है वो हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवाइवल जो है वो उसका हो रहा है। बिहार सरकार ने 202.14 एकड़ जमीन एलोकेट की है भागलपुर के एक गांव में, एक नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। इस प्रोजेक्ट को 2015 में सैंक्शन किया गया था 500 करोड़ के बजट से, लेकिन लैंड एक्विजिशन के मुद्दे की वजह से डिले हो गया था। अब यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे एक मॉडर्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी हो रही है। आपको क्या लगता है कि भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधार सकता है? पता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आंसर लिखने की। हमारी जो प्राचीन यूनिवर्सिटी, सिर्फ 3 पॉइंट्स आप लिखो अपने पास। और जब मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूं, यू ट्राई कि आप उसका कमेंट बॉक्स पे आंसर जो है वो बाद में करें। अभी अपने पास सिर्फ सुने और पेन और पेपर लेकर पेपर पर लिख लें, बट बाद में जरूर करना है। एक साथ जितने क्वेश्चन के आंसर आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पहली वाली चीज, इसमें कौन से पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं वो लिख लो। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बेसिकली काम जो है वो कर रही है कि एक साइट जो है वो टूरिज्म के लिए जो है वो डेवलप करेंगी। और बिहार गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 202.14 एकड़ की जमीन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाली चीज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए ये चीज की गई है, ठीक है। और पुनर्जीवित जो है वो किसको जो है वो किया जा रहा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, जो एक प्राचीन समय पर लर्निंग सेंटर हुआ करता था। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये प्रोजेक्ट जो का है, तो ये प्रोजेक्ट दौलत, अरे यार हमारा दौलत चिल्लाने लगा, एक मिनट रुकना गाइस, मैं पॉज कर रहा हूँ। अरे यार वो अभी एक्चुअली क्या, ये नवरात्रि जो है वो चल रहा है ना, तो अभी बाहर कोई वो नहीं होते कि गाड़ी से लोग जो है वो जाते हैं, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, मतलब वो सॉरी, भंडारे के लिए इनविटेशन देने के लिए, कुछ कुछ चीजों के प्रमोशन के लिए। तो इसमें अच्छा चलो इस चीज से क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आया। तो जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट करती है। तो ये रिलीजन को प्रमोट करने की जो आजादी है, फ्रीडम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से जुड़ी है? चलो देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। चलो, तो देखो यही चीज है भाई, ये जो डे टू डे लाइफ में आपकी हो रही है उसको आप अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ो, तभी तो आप एक ऑफिसर लाइक माइंडसेट क्रिएट करोगे अपना, राइट। तभी तो आपका दिमाग जो है वो चलेगा कि हाँ ये दिस इज अ फ्रीडम, लोग जो है वो फ्रीली अपने रिलीजन को जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इसमें 500 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया है, ये लिख देंगे आप। बट अभी ये रुक गया था क्योंकि लैंड एक्विजिशन की वजह से, हम लोग को भूमि अधिग्रहण की वजह से जो है वो ये रुक गया था। तो ये सब बिल्कुल पॉइंट्स आप अपने पास जो है वो लिख लेंगे, बहुत अच्छी चीज इसमें लिखी हुई है, ये पूरे पॉइंट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझाऊं। तो किसने बनवाया इसे? तो इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8 to 9 सेंचुरी एडी में किया। ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ विकसित हुआ। विक्रमशिला की एक खास बात यह है गाइस कि यहां तांत्रिक और ऑकल्ट स्टडी सिखाई जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। जो तंत्रयान बुद्धिज्म का एक हिस्सा है। यह थियोलॉजी, फिलॉसफी, ग्रामर,
मेटाफिजिक और लॉजिक जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। तो बुद्धिज्म के अंदर किस ब्रांच का विशेष अध्ययन विक्रमशिला में होता था? ऑप्शन ए थेरवाड़, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन थ्री तंत्रयान, या ऑप्शन डी जैन। आंसर जरूर लिखना नीचे, अभी के अभी लिखो इसका आंसर। तो पढ़ते पढ़ते मेरी बात सुन रहे हो ना, तो ये वन लाइनर आंसर है, ये तो आप बिल्कुल दे ही सकते हो अभी पढ़ते पढ़ते। कमेंट में डालो कि बुद्धिज्म के किस ब्रांच का विशेष अध्ययन विक्रमशिला में हुआ? तंत्रवेद, महायान, तंत्रयान या फिर जैन? बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, अभी सभी लोग। सभी, तो मैं आपसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू राइट इट डाउन। तो अब लिखने वाली चीज आपकी क्या है? तो और देखो यार, अगर आपके पास पीडीएफ आ रही है तो वेल एंड गुड, वरना आप, मैं जो भी चीज अंडरलाइन करता हूँ ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में अपने नोट्स बना लो, है ना। सब फिर नोट्स बनाने के बाद अपने फोन से स्क्रीनशॉट डिलीट कर देना, आपकी फोन की मेमोरी भी बचेगी, आपका फोन स्मूथ चलेगा। तो विक्रमशिला महाविहार, ये बेसिकली किस, क्वेश्चन आएगा विक्रमशिला किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो पाल डायनेस्टी आप ध्यान में रखना पहली चीज, और वहां पर राजा जो था वो धर्मपाल था। कब से कब तक? 8 to 9 सेंचुरी। जितनी अंडरलाइन करो बस वही चीज करो, ठीक है। और बुद्धिस्ट आइडिया तो ये था, तो ये तो आप जानते ही हैं। ये चीज ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी एक टाइम पर अपनी तंत्रयान बुद्धिज्म के लिए जो है वो फेमस थी। अब ये आप तंत्रयान लिख दिया आपने, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे तांत्रिक और ऑकल्ट स्टडीज होती थी, है ना, यानी कि गुप्त अध्ययन होते थे, सीक्रेट। और भी काफी सारी चीजें जो पढ़ाई जाती थी, ये चीज मेंशन कर सकते हो, राइट। इसमें ऐसा आ सकता नहीं क्या सिर्फ यहाँ पर सिर्फ तांत्रिक स्टडीज ही होती थी, नहीं, इसके अलावा और भी सारी चीजें होती थी। एक इसकी स्पेशलाइजेशन जो थी वो तांत्रिक स्टडी के तौर पर नजर आई। अब नालंदा और विक्रमशिला के संबंध की बात करें, दोनों को पाल राजाओं को पैट्रोनेज मिला। पाल राजा जो थे वो नालंदा को भी सपोर्ट करते थे, विक्रमशिला को भी सपोर्ट करते थे, और दोनों के बीच स्कॉलर्स का आदान प्रदान होता था। यानी कि नालंदा के टीचर विक्रमशिला जा रहे हैं, विक्रमशिला के टीचर्स नालंदा जा रहे हैं। धर्मपाल के समय में विक्रमशिला नालंदा से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गया। यानी कि जो इंपॉर्टेंस नालंदा की थी आपको तो ऑलरेडी पता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंस धर्मपाल के समय पर विक्रमशिला को मिल गई। नालंदा एक बताया जाता है कि विश्वविद्यालय के तौर पर उभर कर आए, एक बड़ा। और जबकि विक्रमशिला मेनली तांत्रिक एजुकेशन का सेंटर था। इन्होंने वेरियस अलग अलग, विक्रमशिला की अलग अलग फील्ड्स थी, बट नालंदा की, विक्रमशिला की स्पेशलाइज जो मेन फील्ड थी, सॉरी, वो तांत्रिक एजुकेशन थी, बट नालंदा जो थी वो हर टाइप की स्टडीज में इन्वॉल्व थी, राइट। यानी कि नालंदा आप कह सकते हो कि डाइवर्स एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, बट विक्रमशिला जो है वो प्रायोरिटी पे रखती थी तांत्रिज्म को, या तांत्रिक स्टडीज को, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे कि आज आईआईटी और आईआईएम दोनों इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, बोलो हाँ या ना। मगर आईआईटी साइंस और टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, और आईआईएम मैनेजमेंट के लिए। उसी तरह नालंदा और विक्रमशिला दोनों इंपॉर्टेंट थे, पर उनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग थी। तो क्वेश्चन मेरा है कि कौन सा पाल रूलर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा समर्थक था? ऑप्शन दे रहा हूं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। कमेंट बॉक्स पे अभी के अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तुरंत आंसर जो है वो दो, सुनते सुनते। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पाल डायनेस्टी को दोनों दोनों पाल डायनेस्टी को सपोर्ट करते थे। पाल डायनेस्टी, सॉरी, पाल डायनेस्टी दोनों इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती थी। बस ये चीज ध्यान में रखना, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया विक्रमशिला जो है वो, उस वहां उनके स्कॉलर्स का एक्सचेंज जो है वो होता था। जैसे कि यहाँ पर स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, आपको ध्यान में रखने के लिए। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आते थे, वो चीज आपको ऑलरेडी रहे हो पता है, ठीक है। देखो लिखा भी है यहाँ पर, काफी सारे मोनास्टिक स्टूडेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी और ट्रांसलेट करने में अपना समय जो है वो व्यतीत करते थे। बस ये सब चीजें, और कुछ नहीं है। अब आगे की चर्चा कर रहा हूँ। काफी सारे महान स्कॉलर्स, अतीसा दीपांकर, जिसको मैंने बोला कि अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बट बाई चांस आ जाए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में तो आप मेंशन जो है वो कर सकते हो, अतीसा दीपांकर, जो बाद में तिब्बत में बुद्धिज्म का इन्होंने विस्तार जो है वो किया था। लिख लो यार, एक काम करो, ये वाली चीज तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना एक बार फिर से। हाँ, अतीसा दीपांकर, बाई चांस स्टेट पीएससी पूछ ले उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये बेसिकली इन्होंने जो है वो तिब्बत में बुद्धिज्म को जो है वो स्टैब्लिश करने का काम किया था। वैसे आजकल ये वाला क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बट पूछ सकते हैं, ठीक है। अतीसा दीपांकर इंपॉर्टेंट जो है वो है, ठीक है। अब फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इस नॉलेज ने चाइना और तिब्बत में जो है वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने पर फोकस किया।
एक एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम वाली लाइब्रेरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को सुरक्षित करने में मदद करती थी। पता है, यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी, ये वाला पॉइंट, जो बड़ी सी लाइब्रेरी जिसके अंदर एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम था, यानी कि एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी, राइट, जो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करती थी कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मॉइस्चर लगने के कारण खराब ना हो जाए। गजब यार, मतलब सिर्फ आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी अपनी नॉलेज के लिए, अपनी स्टडीज के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो था वो कितना बेहतरीन था, कि उस समय एडवांस कूलिंग सिस्टम थे यहाँ पे। गजब यार। जब ऐसा आंसर बनाओगे ना तब आपको मजा आएगा, समझ रहे हो। तो अब मुझे ये बताओ, विक्रमशिला के प्रमुख जो स्कॉलर थे जिन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म को प्रमोट किया, उनका नाम क्या है? नागार्जुन, ए, अतीसा दीपांकर, आर्यभट्ट या वासुबंधु? बताओ कौन थे फटाक से। इससे अब जो मैं ये प्रैक्टिस आपकी अब कराऊंगा ना, तो देखो अभी तक मैं आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते थे, मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बता रहा था। अब मैं आपको साथ ही साथ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप तुरंत साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे डालेंगे। उससे जो है वो क्या, बताओ क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आप जो है मतलब तुरंत जब आंसर लिखेंगे ना, तो आपकी वो टेम्पररी मेमोरी से वो पर्टिकुलर नॉलेज परमानेंट मेमोरी में आपको जाएगा, यानी कि आपकी ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग टेक, मतलब वो भी मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो मेरे साथ बस जुड़े रहो, देखना कि आप कितने स्ट्रांग जो है वो हो जाओगे। अच्छा फूड खाओ, अच्छे इंटेक करो, जिससे कि आपका ब्रेन भी हेल्दी बने, क्योंकि अभी इस चीज पर भी मैं बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो कर रहा हूँ, राइट, कि ब्रेन की मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के ऊपर। क्योंकि मैं भाई गाइस काफी सारे लोगों के साथ बैठता हूँ, काफी सारे जो, अब जैसे कि मैं महाकाल की जो है वो यात्रा में गया था, तो उस दौरान जो है वो मैं एक व्यक्ति से जो है वो मिला, यानी कि मंदिर कॉरिडोर जैसे अपन घूमते हैं ना, चलते फिरते जो है वो रहते हैं, तो कॉरिडोर के अंदर ही एक व्यक्ति जो है वो मिले थे। तो उनसे बड़ा जो है वो मैं इंस्पायर हुआ था, क्योंकि मैं लोगों को देखकर काफी सारी चीजों में इंस्पायर जो है होता हूँ लोगों से, राइट। तो वो बेसिकली अपनी पेंटिंग जो है वो करते थे, मतलब पेंटिंग उनकी जो है वो हॉबी थी, और उसी को जो है वो उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बना लिया। और आज की डेट में भाई उनको मुझे पूरा दिखा रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उनका, उनकी पेंटिंग जो है वो खरीदी जो है वो जाती है। मैंने कहा गजब यार। मैंने कहा इंसान चाहे तो कुछ भी जो है वो कर सकता है यार, कुछ भी। तो बड़ी आर्टिस्ट जो है वो थे वो। तो उन्होंने इस चीज के, उन्होंने ब्रेन की बेसिकली जो है फोटो बनाई हुई थी, कि ब्रेन की पावर को जो है वो इंक्रीज करने से लेकर, तब जाकर मैं अट्रैक्ट हुआ, तब मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये है क्या, मतलब तो तब उन्होंने जो है उस चीज के बारे में बताया, जानकारी जो है वो दी। तो मैंने बोला कि यार मैं भी इस पर अब और जो है वो रिसर्च करूंगा, तो कर तो रही हूँ मैं, अब और जो है वो करूंगा, जिससे कि आपको हेल्प जो है वो कर सकूं मैं। आगे आगे की बात करते हैं, चलो अब एनीवेज, ज्यादा बातें हो गई। तो मैंने आपको जो है वो क्या बताया, इसका डिक्लाइन की अगर हम जो है वो बात करें, तो 13वीं सेंचुरी में यूनिवर्सिटी का पतन शुरू हो गया। पहला पॉइंट तो ये अपन को लिख देना है, 13 सेंचुरी में, है ना। दूसरा पॉइंट, हिंदुइज्म दोबारा से उभर कर आया, क्योंकि हिंदुइज्म के फॉलोअर्स जो है वो जा रहे थे, सभी लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, ये सब अलग अलग जो रिलीजन्स, अलग अलग पंथ जो बनते जा रहे थे, तो लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो हिंदुइज्म को लगा यार मेरे फॉलोअर्स कम हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे फॉलोअर्स वापस आए। तो फिर आपको ऑलरेडी पता है, भक्ति मूवमेंट, हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा इवेंट, कॉन्सर्ट। उन्होंने बोला कि हम भक्ति मूवमेंट कॉन्सर्ट जो है वो शुरू करेंगे, फ्री में टिकट्स बांटो, बुलाओ लोगों को। तो बख्तियार खिलजी के इन्वेजन ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जैसे कि नालंदा को भी किया गया था। तो विक्रमशिला को नष्ट करने में बख्तियार खिलजी जो है वो इन्वॉल्व था। तो ये फैक्ट आप जो है वो लिख लेंगे, बख्तियार खिलजी, बस इतना इसका नाम। तो आपने डिक्लाइन तो लिख ही दिया, डिक्लाइन डिस्ट्रक्शन दो चीज, 13वीं सेंचुरी से, 13वीं सेंचुरी लिखी होगी नोट्स में तो डिक्लाइन, बख्तियार खिलजी लिखा होगा तो मतलब इसने डिक्लाइन किया बस। इसको पूरा थोड़ा ना लिखना कि बख्तियार खिलजी के इन्वेजन ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बख्तियार खिलजी नाम लिखो। फिर इसके बाद ये एक खंडर में बदल गया गाइस, और भारत का एक और महान शिक्षा केंद्र मिट्टी में मिल गया। तो अब हम इसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर आज क्या प्रयास जो है वो किया जा रहा है, उसकी अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसमें बड़ा योगदान है, खुदाई में, है ना। तो काफी काफी सारी चीजें ये ढूंढते हैं। म्यूजियम भी इसका स्टैब्लिश किया गया, जहां पर स्कल्पचर्स जैसे कि अवलोकितेश्वर, विष्णु, सूर्य, गणेश रखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली जो मूर्तियां जो रखी गई है ना, तो ये किन किन की है, तो आप ये मेंशन जो है वो कर सकते हो, इन सब की मूर्तियां यहाँ पर हैं।
म्यूजियम के अंदर विक्रमशिला की आर्टिफैक्ट्स। NH80 हाईवे को एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि भागलपुर से विक्रमशिला की कनेक्टिविटी सुधरी जा सके, टूरिस्ट और आ सकें। तो विक्रमशिला को एक मॉडर्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करना ऑब्जेक्टिव है। नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के साथ एजुकेशनल और टूरिज्म हब बनाना होगा। तो गाइस बस ये विक्रमशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि एक महान ज्ञान का केंद्र था। इसमें पूरे एशिया के स्टूडेंट सीखने आते थे और इसका पुनरुद्धार, जो इसको रिवाइवल किया जा रहा है, वो भारत की प्राचीन शिक्षा की महानता को फिर से जगाने का एक प्रयास है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था और टॉपिक था जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो NH80 थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रख लेना, ये वाला पॉइंट। ये लिखने की जरूरत नहीं कितना पैसा वगैरह क्या। और ये नई यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करेगी नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ। पाल के बारे में आपको ऑलरेडी जो है बता ही चुका हूँ। ठीक है, धर्मपाल वगैरह वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं। बस वे फॉरवर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग को कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत जो है वो करना पड़ेगा, है ना। बस दैट्स इट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखो, एक बार फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर बहस छिड़ चुकी है। आपको इस टॉपिक को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपको याद हो। NJAC, क्या मुझे बता सकते हो, किसी को याद हो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था, जिसके थ्रू जो है वो जजेस को बेसिकली अपॉइंट करना या ट्रांसफर करना डिसाइडेड था। तो ये जो NJAC था, ये बेसिकली हटा दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। इनने बोला कि नहीं, इसको हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। बट क्या मुझे बता सकते हो ये NJAC जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था और कब? तो अब एक बहस छिड़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से कैश रिकवरी ने कोलेजियम सिस्टम और NJAC को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और एग्जीक्यूटिव का रोल सब पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कोलिजियम सिस्टम और NJAC के बहस के बारे में, और कौन सा सिस्टम बेहतर हो सकता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो ये पूरी चीज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म क्या है इंडिया के अंदर, उस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला टॉपिक ये सिर्फ सुनो, क्योंकि ये टॉपिक आपके पॉलिटी के अंदर ऑलरेडी कवर्ड होता है, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स के फैक्ट के साथ। तो बस आपको बस पता होना चाहिए कि ये दो प्रकार की चीजें जिसकी बहस चल रही है। बस सिर्फ आप सुनो मेरी बात को और मेरे क्वेश्चंस के जवाब देना। अब आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कम ऑन से यस और नो। अब CJI का अपॉइंटमेंट भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन के बाद होता है। हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। याद रखना है, अक्सर लोग यहां पर गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट जो है वो करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस भी जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट जो है वो किए जाते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। लेकिन यहां CJI, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन होता है, स्टेट गवर्नर से, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नर, गवर्नर के साथ कंसल्ट किया जाता है। फिर उसके बाद अपॉइंट तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर। और अगर हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स को कवर करता है तो सभी स्टेट्स के गवर्नर को रखा जाता है डिस्कशन में। अब कोलोजियम सिस्टम की बात करें तो कोलोजियम सिस्टम गाइस, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं कि जज मेड सिस्टम, तो ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, बट लोगों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं दिया। कुछ ही लोगों के इसके आंसर करेक्ट आए। तो अब सुनो, मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और पढ़ने के लिए बोलता हूं, तो आप पढ़ा करो, पता है। तो क्या मुझे अब बता सकता है कोई कि कौन से जजमेंट्स के थ्रू जो है वो ये शुरू हुआ कोलेजियम सिस्टम? तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 केस थे, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड जजेस केस, ये इसी के नाम से फेमस है। इनके जरिए ये सिस्टम डेवलप हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं,
जबकि हाई कोर्ट कोलिजियम में चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की स्ट्रेंथ 5 मेंबर्स की है, और हाई कोर्ट के कोलिजियम की स्ट्रेंथ जो है वो 3 मेंबर्स की हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। राइट, तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉलिटी में आपका कवर्ड हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो जुडिशरी खुद ही जजेस अपॉइंट करती है जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहा है। यस। दूसरा, अंकल जज सिंड्रोम या नेपोटिज्म। तो ये अंकल जज सिंड्रोम जो है, ये थोड़ा सा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये शायद आप लोगों ने नोट्स में नहीं लिखा होगा और ये आपके शायद पॉलिटी में भी ना है। अंकल जज सिंड्रोम, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का क्लियर मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से कनेक्शंस पर डिसीजन होते हैं कि कितने अच्छे कनेक्शन किसके साथ है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होने से पावर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब चेक बैलेंस की कमी है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा कोलिजियम में डिस्कशन सीक्रेट होते हैं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते, और प्रोसेस पूरा सीक्रेटिव रहता है। अगस्त 2024 तक सिर्फ 14% हाईकोर्ट जजेस महिलाएं हैं, मतलब कि महिलाओं और मार्जिनलाइज ग्रुप की इसमें कमी है। 2015 के बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एवरेज 285 दिन का डिले होने लगा है। तो ये चीज हम लोग को देखने को नहीं। देखो, अपॉइंटमेंट में डिले, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि कब अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। राइट, तो सोचिए आप, तो ये सब इश्यूज है, ये आपको ऑलरेडी पता है। राइट, लिखने की इसको आपको आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दूं, 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 के जरिए एनजेएसी को बनाया गया था। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स पे आ सकती है। और ये वाली चीज भी आ सकती है कि जो पुराना एनजेएसी बनाया गया था उसमें कौन कौन लोग जो थे वो शामिल थे। इसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक बैलेंस्ड रोल था। सीजेआई चेयरमैन, दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर, और दो ऐसे एक्सपर्ट्स जिनमें से एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन से होना जरूरी था। अब एनजेएसी को हटाया क्यों गया? राइट, क्या रीजन था एनजेएसी को जो है वो हटाने का? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 यानी कि 4:1 की मेजोरिटी डिसीजन से एनजेएसी को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। यानी कि 5 जजेस में से एक जज ने बस कहा था कि इसको रखो और बाकी चारों ने बोला कि इसको मत रखो। रीजन यह है कि जुडिशरी ने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लॉ मिनिस्टर और एमिनेंट पर्सन जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका रोल जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बढ़ाता है। कोर्ट का मानना था कि एनजेएसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ा सकती है, तो इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया। सिर्फ सुनना है ये तो, क्योंकि ये बाद में भी आप लिखोगे। तो देखो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, पहली चीज तो एनजेएसी में प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं। कोलिजियम सिस्टम क्लोज डोर है, सीक्रेट है। राइट, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो इनकी वो चीज है। तो बेहतर कौन सा हुआ इन दोनों में से, एनजेएसी और कोलिजियम में? तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि प्रॉपर रिकॉर्ड है तो एनजेएसी बेहतर है। यस, बट अगर आप ये सोचो कि गवर्नमेंट अगर इंटरफियर करने लगी जुडिशरी में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनको जो है वो क्लोज डोर में रहने दें, क्योंकि उससे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लाने की आवश्यकता है। इक्वल मेंबर्स होने चाहिए जुडिशरी और उनके। अब आप बोलोगे तो फिर अगर वोट हो गए इक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल 4 मेंबर है, राइट, 2 मेंबर जुडिशरी के, 2 मेंबर गवर्नमेंट के हैं। अब किसी डिसीजन पे दो लोगों ने हाँ बोला, दो लोगों ने ना बोला, तो वो डिसीजन लेना ही नहीं है। ऐसी भी तो कमिटीज बनती हैं काफी सारी, है, बताओ। ये वही चीज है। अब सुनो नेक्स्ट, एक और चीज के बारे में बात करें कि एनजेएसी में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का कोलैबोरेशन होता है, लेकिन वीटो पावर के जरिए जुडिशरी की ऑटोनॉमी भी बनी रहती है। एनजेएसी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, या जरूरी था, जो कोलिजियम में नहीं है। एनजेएसी को पार्लियामेंट और 16 स्टेट्स की मेजोरिटी से अप्रूवल मिला था। मतलब लोगों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने अप्रूव करके एनजेएसी को बनाया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली चीज तो यही है कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, कौन है? लोग हैं।
क्योंकि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर वहां वहां उस पोजीशन पे रखा है कि जहां पर लोगों के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छा कानून बनाए। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक और रिफॉर्म प्रपोजल है। इसके अलावा पैरेलल प्रपोजल इन्होंने बोला है। बट उससे पहले एक क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है, कोलिजियम बेहतर है या एनजेएसी बेहतर है? देखता हूं मैं कौन कैसा आंसर इसका लिखेगा, बाद में लिखना इसका आंसर। तो देखो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है जो डिस्ट्रिक्ट और एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे और एडीजे, इनको अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से इसको। इसका एम है जुडिशियल वैकेंसी कम करना और एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस लाना और एफिशिएंसी बढ़ाना। तो ये कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्रपोजल है कि आप एक काम करो। देखो, आर्टिकल 312 अलाउ करता है कि आप जो है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हो एक रेजोल्यूशन के थ्रू राज्यसभा के अंदर, और 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है, राइट? तो आप एक अलग से, जैसे यूपीएससी है वो रिक्रूट करती है ना ऑफिसर्स को, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट करती है ऑफिशियल्स को, राइट? जुडिशरी के एग्जामिनेशन होते हैं प्रॉपर, तो उसमें रिक्रूटमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही बोल रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं और जो ट्रांसफर है, वो भी जिम्मा जो है वो इसको प्रोवाइड करा दो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को, राइट? तो ये चीज हम लोग को बस देखने को मिल रही है, बस बाकी और कुछ नहीं है guys। ये सिर्फ टॉपिक जो था वो सुनने वाला था बस, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको जो है वो ध्यान में रखनी हो। दैट्स इट। अब गाइज ये वाला जो टॉपिक है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का है, लिखने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको, जनरल स्टडीज के अंदर, और जनरली भी अगर आप हमसे ज्वाइन है तो आपको हम पढ़ाएंगे। और अगर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन है तो ये टॉपिक पढ़ाया जाता ही है। तो सिर्फ सुनो इस टॉपिक को भी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लिखने की तो मैं आपको बता दूंगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम से क्या समझ में आ रहा है? कि भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में प्रायोरिटी किस किस क्या क्या चीजें हैं, कि किसान को लोन मिले, है कि नहीं? एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें, कि लोग जिससे कि पढ़ाई कर सकें, है कि नहीं? बताओ, दीज आर प्रायोरिटीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गई हैं। ये नए जो रूल्स हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्रेडिट फ्लो इंप्रूव करने के लिए किए गए हैं। मतलब समझे आप बात को, कि सिंपली आरबीआई अब चाह रही है कि और भी ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। तो सिंपली सुनो, प्रोडक्शन लिंक्ड आ रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये क्या होता है? तो 2025 की नई गाइडलाइंस, क्या इंपैक्ट, इससे क्या इंपैक्ट होगा? क्या ये सुधार बैंकिंग और इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होंगे? ये क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, पीएसएल है क्या आखिर? थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने आपको बताई वो क्लियर हो गई। 1 तारीख से जो है ये शुरू हो रही है पूरी चीजें। अब बस ये चीज जो है रिवाइज गाइडलाइंस क्या है, वो सब चीजें अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अभी सुनो, पीएसएल है क्या? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक आरबीआई का मैंडेट है, जिसमें बैंक्स को कुछ हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन मैंने आपको बताया, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी ले लो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, जो पिछड़े लोग हैं, वीकर सेक्शन है ना, जैसे कि जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं अपना, है ना, तो उनको जो है वो लोन दो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करो। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। मोटिव क्या है? कि सभी को पैसा मिल सके फॉर्मल सोर्स के थ्रू, जैसे बैंक्स के थ्रू लोन मिल सके, जिससे कि वो अपना बिजनेस चला सके, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, ये क्या होता है? तो बैंक पीएसएल टारगेट फुलफिल करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीद और बेच सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी, अब देखो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है जो आरबीआई बताती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का टारगेट होता है कि, जैसे यूसीबी के लिए पीएसएल का टारगेट है 75% से, अभी इस टारगेट को कम करके 60% कर दिया। मतलब यूसीबी को कहा गया, जैसे कि ये न्यूज में भी था, देखो यहां पर होगा ना, यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके टारगेट को जो है वो इंक्लूड द इंक्रीज लोन लिमिट रीस्ट्रक्चर किया गया, है ना। पहले ये जो था वो करीब 75% था, इसको जो है वो घटाकर 60% कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो अपने टोटल अमाउंट जो आपको लोन में देना है, उसका 60% प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो देना पड़ेगा। देखो लिखा भी है यहाँ पर,
राइट, इनका टारगेट, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इनके टारगेट को 60% कर दिया। ये पहला जो टारगेट था वो 75% था, मतलब सिंपली कि इनको 75%, फॉर एग्जाम्पल कि इनके पास 100 करोड़ रुपए है, उसको इनको लोन पे देना है। तो 100 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए ये पहले प्राइवेटी सेक्टर को देना इनके लिए मैंडेटरी था। राइट, जैसे एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एमएसएमई हुआ। बात समझ में आई ना आपकी बात, आसान शब्दों में। अब ये कहती है कि 60 60%, मतलब कि ये और दूसरे लोगों को भी इंक्लूड कर सके, है ना। इसीलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ ये, अब आप बोलोगे सर इसको तो बढ़ाना चाहिए था, कम क्यों किया। अरे भाई 75% बहुत होता है। तो इसके कारण दूसरे लोग जिनको लोन की वाकई में रिक्वायरमेंट थी उनको मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा था, या बैंक के पास पैसा नहीं बच पा रहा था, क्योंकि उनको तो वो टारगेट अपने अचीव करने, तो इसको थोड़ा कम कर दिया, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी शामिल करो, है ना। ये कहानी थी और कुछ नहीं। तो मैं आपको जो है वो क्या बता रहा था कि मतलब क्या है कि जितना लोन है उसका इतना परसेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा, जो आरबीआई बताती है, ठीक है, अलग अलग बैंक्स के लिए। अब मैंने आपको अभी समझा रहा था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, ये क्या होता है। ये ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो बैंक खरीदती है, बेचती है। फॉर एग्जाम्पल 75% का जो पुराना टारगेट था, अभी अभी के टारगेट की बात करते हैं 60%, तो यूसीबी का टारगेट क्या है कि 60% एजुकेशन में लोन लेना देना है। अब उसके साथ ऐसा हुआ कि लोग तो लोन लेने के लिए आ रहे हैं, उसने जो है वो, फॉर एग्जाम्पल उसने अपने 60% के अपने टारगेट को अचीव कर लिया, बट उसने 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एजुकेशन लोन जो है वो दे दिया। तो मतलब उसके पास कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए का एक एडवांटेज है लोन का। और अगर ये इमेजिन करो कि कोई और बैंक जो है उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब वो अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये वाली बैंक जो है वो उसको ट्रांसफर कर सकती है अकाउंट्स, जिससे कि वो अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। दिस इज कॉल्ड, ये खरीदना बेचना, ट्रेडिंग, समझा। अब पीएसएल गाइडलाइन 2025 में क्या बदला है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक और चीज इसके अंदर लिखने की ये वाली जरूरत है नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, वैसे ये लोग पूछते हैं नहीं। एक आइडिया के लिए आप, बस आपको पता होना चाहिए, लिखना चाहो आइडिया के हिसाब से तो लिख सकते हो। एजुकेशन लोन बढ़ा दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख पर इंडिविजुअल कर दिया गया, हर एक व्यक्ति को 25 लाख तक एजुकेशनल लोन मिल सकता है। पर भाई बहुत माथापच्ची होती है। मेरे छोटा भाई अभी लंदन में है, उसके लिए नहीं मिला, हालांकि उसको 30 35 लाख रुपए जो है वो चाहिए थे, तो उसके लिए फिर मॉर्गेज करवाना पड़ा। पापा ने अपनी शॉप जो है वो मॉर्गेज जो है वो करवाई थी, तब जाकर जो है वो चीजें हुई, बाकी नहीं हुई। फिर हमने ये भी सोचा था कि कहीं और से जो है वो 20 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट जो है वो कर लेंगे, बैंक भी एटलीस्ट 15 लाख 20 लाख तक तो सपोर्ट करे, नहीं किया भाई। एनीवेज, होता है भाई ये सब, मैं खुद इतना पढ़ा हूँ, जैसे सरकार जो है वो बोलती है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप एजुकेशन बिजनेस खोल रहे हो ना, तो वो नेगेटिव क्राइटेरिया में है बैंक के। नेगेटिव क्राइटेरिया मतलब नेगेटिव लिस्ट, मतलब कि अगर कोई एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग कर रहा है तो उसको लोन नहीं देंगे। भाई मैं शॉक्ड हो गया था जब जिसने मुझे ये बात बताई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा भाई क्या बात कर दी इन लोगों ने, क्या बोलूं यार मैं। सोचो, ऐसी भी चीजें होती हैं भाई। अब देखो, एजुकेशन में ये बता दिया मैंने आपको, हाउसिंग 50 लाख प्लस पॉपुलेशन सिटी में 50 लाख का लोन मिल जाएगा। 10 से 50 लाख की किसी सिटी में पॉपुलेशन है, राइट, तो 45 लाख तक का लोन मिल जाएगा घर बनाने के लिए। और 10 लाख से कम की जनता वाली कोई सिटी है तो उसमें 35 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाएगा। रेन्यूएबल एनर्जी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपए एक बोरोवर को लोन मिल सकता है। और हाउस होल्ड रेन्यूएबल एनर्जी लोन की लिमिट 10 लाख रुपए पर बोरोवर जो है वो कर दी गई, जैसे कि कोई किसी को ग्रिड्स वगैरह लगवाना है, राइट, तो ये सब चीजें हैं, समझे। ये लिखने की आपको जो है वो जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये यूसीबी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। आपको उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग समझना था कि ये एग्जैक्टली जो है वो है क्या, इसके सर्टिफिकेट क्या है, तो वो चीज आप समझ चुके हो। इसके अलावा, अच्छा आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक कैटेगरी एक्सपेंड हुई है वीकर सेक्शन की। ट्रांसजेंडर्स को वीकर सेक्शन कैटेगरी में ऐड कर लिया गया है, और वुमेन बेनिफिशियरीज के लिए लोन कैप हटा दिया गया है ताकि उनको ज्यादा लोन्स मिल सके। ठीक है, अब बैंक की कैटेगरीज अलग अलग होती है गाइस। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन कमर्शियल बैंक जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो उनका पीएसएल टारगेट 40% है। अब आप बैंकिंग की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि आपको ये सब टारगेट्स के बारे में जो है वो जानकारी आपको रखना पड़े, ये है भाई इसका, ये इन्होंने चार्ट जो है बना के रखा है। तो ये चार्ट वैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो वनडे एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हैं, बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग के लिए उतना कुछ खास नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट
ये लिख लो, मेरे हिसाब से लिख लो, मान लो, क्योंकि ये मेंस में जो है वो पूछा जा भी सकता है, क्या पता इंटरव्यू में पूछ लें। प्रीलिम्स में शायद पूछ सकते हैं, डाइसी है, 50-50 है, बट इसलिए लिख लो। तो 40% का नॉर्मल बैंक्स के लिए टारगेट होता है। फॉरेन बैंक्स की बात करें उनके लिए 40% है, 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट का देते हैं, 8% नॉन एक्सपोर्ट का देते हैं, तो 40% का पीएसएल तो होता ही होता है। रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75%, और यूसीबी के लिए अब 60% कर दिया है। 75%, तो 40% और 75%, 60%, बस ये ध्यान में रखो। तो अगर बैंक पीएसएल टारगेट पूरा ना करे तो क्या होगा, ये दिमाग में तो कोई क्वेश्चन आना चाहिए आपके, कि भाई क्या होगा कि अगर बैंक अपने ये पीएसएल के टारगेट को पूरा नहीं कर रही है। तो बैंक्स को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या कोई ऐसा फंड इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर कंट्रीब्यूशन करना होगा, जिससे फंड स्टिल प्रायोरिटी सेक्टर में यूज हो सके। समझ रहे हो आप? मतलब कुल मिलाकर ये अगर कोई बैंक अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर रही है, तो वो जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, उनको उन्हें पैसा अपना देना पड़ेगा एक इंटरेस्ट पर। क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स तो इसी पर काम करे, 75% भाई उनका वो है। तो उनको तो और पैसा चाहिए ही चाहिए, जितना हो सके उतना उनको पैसा चाहिए, रोकना नहीं है किसी को, बट उनके पास पैसा होगा तभी तो दे पाएंगे। तो अगर कोई बैंक नहीं अपने टारगेट फुलफिल कर रही है, तो उसको अपना पैसा, अपना फंड जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स फंड में जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझा? और फॉरेन बैंक्स की बात करें तो पीएसएल जनरल परचेज अगर नहीं कर सकती, तो सिर्फ एग्रीकल्चर, एमएसएमई, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स ले सकती हैं। इनको अलाउ नहीं किया जाता कि आप जो है वो, क्योंकि फॉरेन बैंक्स है ना, तो इनको ज्यादा इन्वॉल्व हम लोग जो है वो अपने रीजनल एक्टिविटी में जो है वो नहीं करते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंस ना बढ़े हमारी एक्टिविटी में, वो बेसिकली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो सब समझते हो आप लोग वाली चीजें। तो बैंक गाइस कमर्शियली प्रॉफिटेबल सेक्टर, एमएसएमई, हाउसिंग, इनको ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि इनको पता है, उम्मीद रहती है कि ये कमाएंगे तो वापस देंगे। और हाउसिंग की बात करें तो भाई एसेट की प्राइस तो बढ़ेगी, अगर सामने वाला लोन नहीं चुकाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। जबकि एग्रीकल्चर, छोटे किसान, तो इनको ज्यादा बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती। लोन डिफॉल्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है पीएसएल की, अगर हम जो है वो चर्चा करें तो उसमें ज्यादा होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा नहीं रहता है, राइट। टारगेट ड्रिवन लैंडिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये चीज आप जो है वो समझ चुके हो, है ना। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये लिख लो आप, इंडिया जो है वो 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होस्ट करेगी। और ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इंडिया होस्ट करने वाली है। ठीक है, ये चीज प्रीलिम्स बस डायरेक्टली जो है वो पूछ लेंगे। तो कंट्री का एविएशन सेक्टर जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है पूरे दुनिया भर में, और बन चुका है बेसिकली, राइट। ऑब्वियसली इतने हम लोग जो है वो स्कीम्स पर फोकस करें। क्या मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि हमने कौन सी स्कीम के थ्रू अपने एविएशन सेक्टर को खतरनाक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बहुत बेहतरीन स्कीम है, इसका तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। बस ये चीज लिखो आप, ये आंकड़े वगैरह लिखने की जरूरत जो है वो नहीं है। 2030 तक इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट डोमेस्टिक इंटरनेशनल में बनने का टारगेट कर रही है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर ही रहे हैं। और आपने लिख ही दिया होगा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकती है। क्या मुझे उड़ान स्कीम के बारे में 3 पॉइंट्स लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि उड़ान स्कीम एग्जैक्टली है क्या, कब लॉन्च हुई? पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा इसका फोर विजन क्या है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। बस ये 3 पॉइंट्स लिख के बताओ। सस्ती कर दी ना, चीप कर दी फ्लाइट के रेट्स वगैरह, कि पहले कितनी महंगी थी फ्लाइट्स, कितनी सस्ती जो है वो आज की रेट में हो गई है। टूरिज्म बढ़ रहा है, राइट। लोग जो है वो आजकल, मतलब, अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हो, ट्रेन की जर्नी ज्यादा सेफेस्ट है या फिर एरोप्लेन की जर्नी? मतलब सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन सा है आपके हिसाब से? मैं अगर आपको 3 ऑप्शन दूं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, चौथा रोड ट्रांसपोर्ट, तो आपको पता है वो चौथा दे ही नहीं रहा मैं। हर 3 मिनट में एक आदमी की मौत हो ही रही है एक्सीडेंट से।
और ये डेटा एनसीआरबी का है, आपको बताइए। तो आप मुझे बताओ तीन में से कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे सेफेस्ट है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें ग्रोथ हुई है, देखो ये आगे उड़े देश का आम नागरिक। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लिख लेना, जिसको नहीं पता, जिसको पता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 100% है भाई, 100% अलाउ किया जाता है डोमेस्टिक एयरलाइंस को, शेड्यूल डोमेस्टिक एयरलाइंस को 49% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं 100% ऑटोमेटिक के रूट रूट के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जीएसटी रिफॉर्म, 5% इंटीग्रेटेड जीएसटी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर जो है वो लगती है। लो मार्जिन इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही, अब हो गई लो मार्जिन, और क्या, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो हैविली टैक्स किया जाता है, तो ये इशू है। फ्यूल के कॉस्ट सबसे बड़ा इशू है, जो उनके लिए काफी दिक्कत वाली बात होती है। कई बार एक्सचेंज रेट का इशू है, रुपीज अगर डेप्रीशिएट हो गई डॉलर के अगेंस्ट तो नुकसान भी होगा, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी अभी भी जो है वो गैप्स हैं, अभी तो उस पर सी प्लेन्स पर भी फोकस जो है वो किया जा रहा है, राइट। तो वो सब चीजें बाकी, ये टॉपिक तो लगातार जो है वो रिपीट होता ही रहता है। अब देखो, पार्लियामेंट के अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है। आज मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप ये बिल के बारे में पूरा पढ़ें, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस बिल के बारे में आज बहुत अच्छे से, ये पीडीएफ आपके पास हो ना हो नहीं पता मुझे, अगर होगी तो पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेना, अगर नहीं है तो इस बिल के बारे में आज सर्च करो। आई वॉन्ट यू टू टू बेसिकली सर्च एंड रीड। तो ये आज आपका टास्क है, इस बिल के बारे में बाद में समझाऊंगा। बहुत इजी चीज है, ये बिल में कुछ भी ज्यादा नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, उसको और मजबूत करने की बात की जा रही है, क्योंकि आपदा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ खुद से पढ़ने के लिए इस टॉपिक को, ये मैं पढ़ाऊंगा जरूर, नो डाउट, मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूँ, मैं ये आपको टास्क दे रहा हूँ एक। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%, नॉट इवन 99, 100%, 200% ले लो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करो। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या था, इसको अमेंड करने की बात की जा रही है, तो उसमें और क्या चीजें शामिल की जाएंगी, पूरी इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करो, फिर मैं उसको आपको इजी तरीके से आने वाले लेक्चर में जो है वो कवर अप करवाऊंगा। आने वाले लेक्चर नहीं, मैंने संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास में कवर अप करवाऊंगा। तो ये वाला टॉपिक भी संडे वाली क्लास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आई वॉन्ट यू टू डू सम मेहनत। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, एक और जिसको नहीं पता इसके बारे में, आज भी, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है फिर, है ना। और इससे रिलेटेड ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन जो है वो देने की, काफी इंपॉर्टेंट फॉरेन। अच्छा, और एक चीज और, अपने पास नोट्स बनाना, ये अक्सर जीएस पेपर 3 में बनवाए जाते हैं, अगर पहले से बन गया आपके पास तो उसको रिवाइज करना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPIs, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये, इसके एटलीस्ट 5-5 पॉइंट्स, या 3 से 5 पॉइंट्स, इसके अपने पास नोट्स बनाना, समझ गए आप। तो ये आपका एक और टास्क। दूसरा, इनर लाइन परमिट तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं फटाक से भाई, जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ चुके हैं, इसका आंसर जो है फटाक से बताओ। इसका आंसर मैं दिखाऊंगा नहीं, आप बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर, फट से मैंने इधर कर दिया है। और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है हमारे नंबर्स, जिस पर आप कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो साइन ऑफ करता हूं, मैं हूं कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।